गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए बेटा, आपकी इस सीरीज में हम एक और नए चैप्टर के साथ मिले हैं आपके साथ। चैप्टर का नाम है बेटा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये आपकी 11th क्लास का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। अब हम इस मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में बात करते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में देखो, सिंपल सी बात है, वर्ड आता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर मैं वर्ड बोलूं सिंपली, तो दो ये जो नाम है इस चैप्टर के नाम से ही कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि ये मूवमेंट और लोकोमोशन का क्या मतलब होता है। देखो, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अपने हाथ को ऐसे करके हिला रहा हूं, क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। इस चीज को बोलेंगे मूवमेंट। अब मैं इधर से इधर चल रहा हूं, अब मैं इधर से इधर चल रहा हूं, फिर मैं इधर से इधर चल रहा हूं, फिर मैं इधर से इधर चल रहा हूं। अब मेरी पोजीशन भी चेंज हो रही है, अब मेरे बॉडी पार्ट्स भी मूव कर रहे हैं। पहली कंडीशन में बॉडी पार्ट मूव कर रहे थे, पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। अब हमारे बॉडी पार्ट में मूव कर रहे हैं और पोजीशन भी चेंज हो रही है। पहले वाली कंडीशन को बोलते हैं मूवमेंट, जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होती है। दूसरी वाली कंडीशन को बोलते हैं लोकोमोशन, जिसमें मूवमेंट भी हो रही है, साथ में पोजीशन भी चेंज हो रही है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यानी बॉडी पार्ट भी मूव कर रहे हैं और पोजीशन चेंज हो रही थी। यहीं से हमारी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है इस चैप्टर की, जिसे मैंने आपके नाम का मतलब समझा दिया। आइए बेटा, क्वेश्चन से चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है ना, व्यू ले लेता हूं। सेलेक्ट करना है आपको द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इट इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय, ये बेटा देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, आपने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा होगा बेटा, उसमें क्या होता है, आपका पहले सुई चुभती है, ये मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, फिर वहां से रिप्लाई आता है। ये जो लेके जाता है ये होता है बेटा सेंसरी, जो रिप्लाई लाता है वो होता है मोटर। तो एक तो बात ये है कि स्टार्टिंग यहाँ मसल से शुरू हुई, सेंसेशन की। दूसरी बात, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आता है वो मोटर आता है, वो सेंसरी नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो ये यहां पर गलत दिख रहा है मेरे को, है ना। आ रही है बात समझ में? दूसरा, अगर हम बात करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा सबको पता है बेटा, ये जो हमारी जेड लाइन होती है, मसल की जो जेड लाइन होती है, दो जो जेड लाइन होते हैं इनके बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम सार्कोमेयर। और जो सार्कोमेयर के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है बेटा सार्कोलेमा। क्लियर ना? तो मेम्ब्रेन का नाम होता है सार्कोलेमा। ये कह रहा है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं टू द सार्कोलेमा। बिल्कुल सही बात है। हमारी नर्व आती है, ये नर्व इस पर इस तरीके से टकराएगी, ये जो जॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो है जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और अंदर जाके सेंसेशंस जो है वो ट्रांसफर होंगी। कहां पर? हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट सार्कोमेयर पर। ठीक है ना। एसी बेटा एक बार सही कर दूं। चलिए, तो यानी ये बात हमें बिल्कुल सही लग रही है, यानी बी पोर्शन तो सही है। ये आपका जो है वो इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल लीडिंग टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो क्या होता है, जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये आपके कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं और ये कैल्शियम आयन कहाँ जाते हैं, आपके एक्टिन फिलामेंट पर। हमारा जो मसल होता है ना, हमारे जो मसल होते हैं, हमारे मसल में दो तरीके के फिलामेंट होते हैं बेटा। एक होता है आपका एक्टिन और एक होता है आपका मायोसिन। ये आपका ये एक्टिन है और ये आपका मायोसिन है। इस एक्टिन में ये जो तीन तीन दिखाई दे रहे हैं, ये जो होते हैं ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन के नाम होते हैं, एक ट्रोपोनिन टी होता है, आई होता है, एक ट्रोपोनिन सी होता है, एक ट्रोपोनिन टी होता है। इसमें जो ट्रोपोनिन सी है, सी का मतलब है कैल्शियम, ये ट्रोपोनिन सी जो है ये हमेशा ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रहेंगे। इनमें से जो ट्रोपोनिन सी है उसमें कैल्शियम आयन जुड़ जाएगा और कैल्शियम आयन जुड़ते ही ये अपनी ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं। ये जो ऐसे थे, कैल्शियम आयन जुड़ते ही यहाँ से यहाँ ऐसे करके शिफ्ट हो जाता है, यानी मूव कर जाता है। ये जो शिफ्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या होता है, ये देखो क्या होता है, ये आपका मान लो ये कोई आपका ये फिलामेंट है, यहां पर ये ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही कैल्शियम आयन इस पे जुड़ा, जैसे ही कैल्शियम आयन जुड़ा, ये क्या होगा, यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो जगह थी ये जगह खाली रह जाएगी। इसके रिमूव होने को बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ मास्किंग।
तो ये रिमूवल ऑफ मास्किंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो नीचे वाला ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन जाके और इस पर जाके ऐसे करके कनेक्ट हो जाए, इसके कनेक्शन को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो भैया ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन तो तब होगी ना जब ये आपस में कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट तब होगा जब जगह बनेगी। क्लियर है? तो उस जगह को बनाने के लिए ये जो आपका कैल्शियम आयन है, इसको आपका जुड़ना जरूरी है। तो ये बिल्कुल सही यहां पर हमें स्टेटमेंट नजर आ रही है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाइए बेटा आगे, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड। मास्किंग नहीं बेटा, मास्किंग तो हटाते हैं, अभी अभी बताया मैंने, रिमूवल ऑफ मास्किंग। और यूटिलाइजिंग द एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, मैंने अभी बताया बेटा, वो नीचे से नीचे जुड़ जाएगा क्रॉस ब्रिज, यानी कि ये ई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ई। बी सी ई कहीं पर देख रहा है, ये रहा बेटा बी सी ई, ये आपका इसका आंसर। कैसे हुआ एक्सप्लेनेशन समझ में आया बेटा? आपकी एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है, ये देखो एटीपी देखो यूज हो रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। पहले क्या होता है, ये आपका जो होता है अगर देखा जाए तो ये आपका ये इस तरीके से था, एनर्जी आपको मिली तो एनर्जी से क्या हुआ, उसने क्रॉस ब्रिज बनाया, नीचे आपका मायोसिन ऊपर आपका एक्टिन, ही क्रॉस ब्रिज बना दिया उसने। फिर इसको इधर से इधर शिफ्ट किया, जब ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी का ब्रेक डाउन हुआ और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपका, एक्टिन और मायोसिन की हेल्प से किस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इसमें मायोसिन देखो क्या हम पढ़ रहे हैं, सिंपल भाषा में समझाता हूं, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिंपल। तो मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है कि ये जो आपका ऊपर एक्टिन होता है, नीचे वाला मायोसिन लेटा रहता है, फिर मायोसिन को एनर्जी मिलती है, उठता है, फिर इसका हेड से कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होने के बाद ये इसको इधर सरकाता है, ऐसे इधर होता है, ये वाला ऐसे उठकर हुआ इधर सरकाता है। इधर वाले की एक जेड लाइन होती है, इधर वाले की एक जेड लाइन होती है। जेड लाइन क्या है? ये दो सार्कोमेयर्स की बाउंड्रीज हैं, और ये दो जेड लाइन जब पास पास आ जाती है, जब सार्कोमेयर की लेंथ रिड्यूस हो जाती है, उसी चीज को मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट था। मेरे हिसाब से बेटा टॉपिक समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चे, चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटन मसल, करेक्ट कौन सी है हमें वो बताना है, करेक्ट। चलो बेटा देखो, इसने बोला है कि मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू। नहीं बेटा, मसल फाइबर फेसिकल्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मसल के जो फाइबर्स हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जो कोलेजन से बने होते हैं। फेसिकल्स तो होते हैं पर कोलेजन्स के नहीं होते हैं वो। दूसरा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कैल्शियम आयन स्टोर करता है, ये मैंने अभी अभी बताया, और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो कैल्शियम को रिलीज कर देता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ द स्केलेटल मसल इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। बिल्कुल सही बात है, हमारी जो स्ट्रिएटेड मसल होती हैं उसमें इस तरीके से लाइनें सी नजर आती हैं। ये आपका ए बैंड होता है, ये आपका आई बैंड होता है। ए बैंड के अंदर मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, और स्पेशली थोड़ा एक्टिन का भी होता है, और आई बैंड के अंदर एक्टिन। तो ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन सही तो कह रहा है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से, यानी ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। एमलाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल मेयर सार्कोमेयर। नहीं बेटा, वो एमलाइन नहीं होती, वो आपकी जेड लाइन होती है, ठीक है ना। अगर हम बेटा थोड़ा डायग्राम को समझे तो समझो जरा, देखो क्या होता है। ये क्या है बेटा, ये आपकी एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन थिन फाइबर। ये एक्टिन जो होता है ये इस तरीके से, ये एक्टिन 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 ऐसे, इसको बीच में से कट कर दिया तो ये जेड लाइन हो गई। यहां पर ये होता है आपका मायोसिन, ये थोड़ा थिक होता है, तो ऐसे यहां भी जेड लाइन होती है, इधर भी जेड लाइन। हाफ हाफ स्ट्रक्चर इसके एक्टिन के होते हैं। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा हो गया आपका ए बैंड। इस ए बैंड में ये पूरा हो गया ए बैंड। इस ए बैंड के अंदर ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा बेटा, इस ए बैंड के अंदर ये आपको यहाँ पर ये मायोसिन प्रोटीन भी दिखा रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा इधर से दोनों साइड से एक्टिन प्रोटीन भी आ रहा है, ठीक है। यानी ए बैंड के अंदर, इसके अंदर मायोसिन पूरा होता है और एक्टिन हाफ हाफ होता है दोनों साइड पर। ये जो इतना जोन होता है, ये जिसमें सिर्फ अब मायोसिन, इसमें कोई एक्टिन नहीं है, इसको बोलेंगे एच जोन। और एच जोन के बीच बीच की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एम लाइन।
ये आपकी एम लाइन कहलाती है। यानी आप ये कह सकते हो एम लाइन हमारे ए बैंड की बीचों बीच की लाइन है, यानी एच जोन की। और हमारे जो ये सार्कोमियर होता है, ये दो जेड लाइन के बीच का एरिया होता है, जिसमें पूरा एक एक ये आपका पूरा मायोसिन आता है और हाफ हाफ दोनों साइड से एक्टिन। क्लियर है बेटा? तो ये डायग्राम क्लियर हो गया आपको? यही बात यहां पर इन्होंने बोलने की कोशिश करी है, लेकिन ये सार्कोमियर में जेड लाइन आती है, एम लाइन नहीं। तो सही क्या है बेटा? बी और सी। देखो बी और सी कहीं पर देखा, ये रहा, ये आपका बी और सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ये हम डायग्राम पहले कर चुके हैं बच्चे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो आपका कैल्शियम है इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा कैल्शियम होगा तो वो कैल्शियम उस ट्रोपोनिन को मूव कराएगा, जिससे जो यहां पर जगह है, स्पेस है, ये स्पेस बच जाएगा और इस स्पेस पे जाकर फिर नीचे से मायोसिन कनेक्ट हो जाएगा और ये इसको जिधर चाहे उधर को स्लाइड कर सकता है। तो यहाँ पे फाइबर स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड क्यों करेगा? ताकि दो जेड लाइन पास पास आ जाए, और दो जेड लाइन के बीच को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं आपका सार्कोमेयर। ये रिड्यूस हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। आवाज थोड़ी भारी लग रही होगी बेटा, लेकिन आज थोड़ी तबीयत खराब है, पर आप लोगों के लिए तबीयत का ध्यान नहीं देना है मुझे, है ना? मुझे जो काम करना है वो करना है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन हमारे इससे फंस जाते हैं हर लेक्चर से, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, तो इसका मतलब वो हमारे लिए फ्रूटफुल है और हमारी मेहनत कामयाब होगी। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं बच्चे, जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसी पे ही फंसेगा पेपर के अंदर। क्वेश्चंस रिपीट थोड़ा कम होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ कंसेप्ट सेम रिपीट होगा जो बता रहा हूं, इसलिए बहुत चुनिंदा चीजों पे बात कर रहे हैं हम। अब इसने ये बोला है बेटा कि कैल्शियम है ये बाइंड टू ट्रोपोनिन, ये बात सही है, एंड रिमूव मास्किंग ओवर साइड फॉर मायोसिन। ये बात मैंने अभी बताई बेटा, मायोसिन जुड़ जाएगा, ये बात तो सही लग रही है। एक्टिवेट मायोसिन नहीं बेटा, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। डिटैच मायोसिन, ये डिटैच नहीं करता, ये जोड़ता है। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन एंड क्रॉस ब्रिज, नहीं बेटा प्रिवेंट नहीं करता, ये उसको बनाता है। यानी कि आपका आंसर जो है वो पहला वाला ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें, अगर नेम द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर मास्किंग ऑफ अनमास्किंग। बेटा ये सिंपल सी बात है, कैल्शियम आयन जाएगा तभी तो जाके काम करेगा। ये कैल्शियम आयन मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये कैल्शियम आयन होगा तो ये कैल्शियम आयन आपका जाएगा, ये कैल्शियम आयन जाके और आपका ट्रिपोनिन को हटाएगा और हटाने के बाद काम करेगा। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात किसी को? ठीक है ना? तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो मैं तुमको अभी अभी बताई कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम बताते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड पास ईच अदर। तो ये बात है इसमें, ये बात तो समझ में आ रही है कि हाँ भाई एक दूसरे पे ये साइज में छोटे नहीं होते, फिलामेंट नहीं छोटे होते, उनका गैप छोटा होता है ना? और उसमें भी आपका जो मूव करता है वो सिर्फ ऊपर वाला एक्टिन मूव करता है, नीचे वाला तो आपका ये समझ रहे हो ना, ये आपका जेड लाइन, ध्यान से समझना, ये आपके ये क्या हो गए? ये हो गए आपके एक्टिन फिलामेंट, ये है आपके एक्टिन फिलामेंट, और इनके बीच में जो पाया जा रहा है ये है मायोसिन। अब ये मायोसिन क्या करेगा? इस पे जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेगा, इसको इधर, तो ये आपके इधर पास पास आ जाएंगे, क्या? जेड लाइन। और जब ये जेड लाइन पास पास आए, ये जो इतना बड़ा सार्कोमेयर था ये इतना बड़ा रह जाएगा, और इसी को बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये बात तो ए वाली हमें बिल्कुल अभी तक तो सही लग रही है, पर हम आगे देख लेते हैं। व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन। मायोसिन बेटा कभी छोटा नहीं होता, मायोसिन कभी छोटा नहीं होता, मायोसिन उतना ही रहता है, ये इतना ही रहता है, वो स्लाइड करता रहता है। मायोसिन की पोजीशन फिक्स है, साइज फिक्स है, बस ये एक्टिन को मूव कराता है ऊपर वालों को। सही है बच्चे? चलिए, when myofilament slide pass each other actin filament shorten and myosin do not shorten। एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होता है, उनके बीच का गैप, ये तो भाई पास पास ले आओगे तो भी ये उतना ही बड़ा रहेगा, ये तो उतना ही बड़ा रहेगा ना, ये थोड़ी ना गैप ये शॉर्ट हुआ, शॉर्ट होता है इनके बीच का गैप। क्लियर ना? ये जो गैप है इनके बीच का, ये गैप शॉर्ट होता है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है।
एक्टिन है मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन्स, अब इसने बोल दिया मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट तो होते ही नहीं मायोसिन, यानी जब ये 3 आंसर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। क्लियर है बच्चा सबको? स्टेटमेंट समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है बच्चे? बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। इसने बोला एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, अब आ जाओ एच जोन पर। अब देखो हमने अभी अभी एक डायग्राम करा था और उस डायग्राम में मैंने आपको एच जोन के बारे में जानकारी बताई थी कि जो एच जोन होता है वो ये होता है, ये ए बैंड का वो वाला पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जाता है, बस इसके अंदर एक्टिन नहीं होता है, एक्टिन नहीं होता है, सिर्फ मायोसिन होता है। ठीक है ना, इतनी बात पता लग गई। अब हम जरा क्वेश्चन पर आते हैं, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका ये एच जोन है, ये गैप है बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, बिल्कुल सही बात है। ए बैंड के अंदर मायोसिन फिलामेंट का जो गैप होता है जिसमें हमारा ए नहीं होगा एक्टिन वाला, वो आपका कहलाता है एच जोन। ये बात अभी तक मुझे सही लग रही है। फिर देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन, ये मायोसिन फिलामेंट का एक्सटेंशन नहीं होता, ये मायोसिन फिलामेंट का कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि वो बीच का सेंट्रल एरिया होता है, यानी ये बात तो नहीं है। ये बोल रहा है वही एरिया बढ़ा दो, जबकि स्टेटमेंट होता क्या है, वो एरिया कम होता है जिसमें से एक्टिन एक्टिन हटा देते हैं। अब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिन, नहीं भैया मायोफाइब्रिन तो होती है, इसमें अब्सेंस कैसे हो जाएगा। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा द सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट के बीच में गैप थोड़ी ना होता है ए बैंड के अंदर, भाई उसके वो तो कॉन्टिन्यूस होता है, उसके बीच में कोई गैप थोड़ी ना प्रेजेंट होता है। ये जो आपका होता है ये कहलाता है आपका, यानी कुल मिला के ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये गैप नहीं होता है, यहाँ पे मायोसिन होती नहीं है, ये बता रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो ये वो है जिसमें ए बैंड के अंदर आपका एक्टिन नहीं होता, यानी कुल मिला के ए आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बोन्स के ऊपर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको मैच करना है। पाम बोन, पाम मतलब ये हमारी हथेली है, रिस्ट बोन के बारे में बात करी गई है, एंकल बोन के बारे में बात करी गई और डिजिट्स यानी फिंगर्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है बेटा, जो पाम बोन है अगर हम देखें, देखो होता क्या है कि ये हमारी यहाँ पर ये ऊपर से हड्डी ये वाली ऐसे आ रही है, ये हमारी ह्यूमरस हड्डी होगी, नहीं ह्यूमरस तो ये होती है हमारी, ये हमारी रेडियस अल्ना होगी आगे वाली। यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ये रिस्ट है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 4-4 के लाइनों में 2 पेयर में क्या प्रेजेंट होती है, कार्पल बोन्स। फिर ये कार्पल से हमारे ये 5 निकलती हैं बेटा, ये हमारी मेटाकार्पल, ये होती है हमारी 8, ये होती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल कितनी होती है बेटा, ये हमारी 5। फिर अंगूठे में 2 होती हैं और उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। ये कहलाता है आपका फैलेंजेस। क्लियर है बच्चे? ठीक, तो मोटी मोटी बात ये थी। अब पाम की जो बोन है आपकी, पाम की बोन कौन सी होती है, ये हो गई आपकी हथेली वाली मेटाकार्पल, ये मैच कर रहा है। जो रिस्ट वाली होती है, वो रिस्ट वाली होती है कार्पल, ये मैच कर रहा है बिल्कुल। जो एंकल वाली है, एंकल वो होती है हमारे पैर के नीचे की टार्सल, और जो उंगलियां होती है उनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ये रहा बेटा डी। दिख गया आपको? तो सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट, ये आपका जो है, ये आपका ये इसका मैच। कोई प्रॉब्लम वाली बात बच्चे किसी को? आइए आगे बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से वही मैच द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन है। फ्लोटिंग रिब्स, देखो बेटा होता क्या है, हम अगर समझाएं आपको, जरा समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ये हमारी क्या होती है, ये होता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी हड्डी होती है, ये बीच वाली, ये जो बीच वाली बोन होती है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। इस स्टर्नम से हमारी रिब्स ये ऐसे करके जुड़ी हुई होती हैं। जो रिब्स स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी होती हैं बेटा, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। कुछ रिब्स स्टर्नम से ना जुड़ के ऊपर वाली रिब से जुड़ी हुई होती है, इनको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है आपकी फॉल्स रिब्स। और कुछ ऐसी होती है जो किसी से नहीं जुड़ी होती है सॉरी बेटा,
तबीयत खराब है, पहले बताया, पर कोई बात नहीं। ये जो किसी से नहीं जुड़ी होती ये कहलाती है आपकी फॉल्स रिब्स। वो किसी से नहीं जुड़ी थी, ये होती है आपकी फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर है? तो एक तो बात ये है आपकी, ये फ्लोटिंग रिब्स के बारे में बात चल रही। तो फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होगी? फ्लोटिंग रिब्स वो हो गई आपकी जो 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 डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, यानी पहला ऑप्शन 4 है। अब देखो मैं ऑप्शन में चला जाऊं, पहला ऑप्शन 4 है तो देखो सीधे ये आ गया, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि पहला वाला मैच कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक्रोमियन जो है, एक्रोमियन, एक्रोमियन क्या है इसमें बताया हुआ है। एक्रोमियन का जो है वो देखो सेकंड में क्लेविकल। अब एक्रोमियन का क्लेविकल से क्या लेना देना ये समझो आप बेटा, ये है लेना देना, सुनो। एक्रोमियन होती है ये वाली बोन, जो क्लेविकल होती है वो ये वाली बोन होती है। ये कौन सी होती है क्लेविकल? ये वो होती है जिसको लड़कों में हम कॉलर बोन कहते हैं और लड़कियों में इसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं। ये जो कॉलर बोन होती है आपकी, ये स्कैपुला से ये जो प्रोसेस निकलता है, इस प्रोसेस का नाम होता है एक्रोमियन प्रोसेस। तो इधर से गई हमारी ये क्लेविकल, उधर से आया एक्रोमियन, तो ये एक्रोमियन और क्लेविकल इस तरीके से जुड़ जाते हैं। और जब ये जुड़ जाते हैं तो ये बना देते हैं एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट। तो एक्रोमियन क्लेविकल से ऑप्शन में क्यों आया समझ में? ऐसा नहीं, एक्रोमियन कौन सी हड्डी है? ये है आपकी स्कैपुला की हड्डी, ये स्कैपुला की हड्डी है, लेकिन क्लेविकल अलग है। तो ये बिल्कुल बताने की कोशिश नहीं है कि एक्रोमियन और क्लेविकल कोई सेम बोन है ना, ये बता रहा है कि हाँ इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो ये बिल्कुल मैच करता है। फिर आपका आता है स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है? ये आपका जो स्कैपुला है ये आपकी सेकंड से और 7th रिब के बीच में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, आपकी सेकंड से 7th रिब के बीच में ये जो ट्राइंगुलर सी ऐसी हड्डी होती है, इस ट्राइंगुलर सी हड्डी का क्या नाम होता है बेटा? स्कैपुला। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लेबर बोन भी कहते हैं, ट्राइंगुलर बोन भी कहते हैं, क्योंकि पीछे से लेबर्स में स्पेशली दिखाई देती है। तो ये बात भी मैच होती है। फिर क्या होता है आपका ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी क्या होता है? जो हेड ऑफ द ह्यूमरस। बिल्कुल सही बात है। देखो हमारा जो स्कैपुला था ना, स्कैपुला, इस स्कैपुला में ऐसे गड्ढा सा होता है, कैविटी होती है। इसमें हमारे जो हाथ की हड्डी होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, वो यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड होती है। तो ये आपका यहाँ पर जो है ये ह्यूमरस जो है वो कनेक्टेड होती है। फिर नीचे से हमारी क्या होती है? यहाँ पर एक हड्डी होती है हमारी ऐसे एल्ना, और दूसरी जुड़ी होती है ऐसे रेडियस। फिर यहाँ पे हमारी रिस्ट बनती है, फिर मेटाकार्पर और फेलेंजिस। इस तरीके से आपका हाथ बनता है। तो कुल मिला के जो ऑप्शन है वो ये आपका था। तो अब इसमें हम मैच कर लेते हैं। मैच क्या है बेटा? थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। देख लो कहां पर आ रहा है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ये वैसे वो थर्ड बोल रहा हूँ, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। तो फोर्थ, थर्ड ये पहले हमने देख लिया, पर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये हमें चूज कर। देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। इसने बोला है कि 7 जो होती हैं वो आपकी वर्टिब्रास, जो आपकी स्टर्नम जो होती है बेसिकली, वो आपकी पीछे से जुड़ी वर्टिब्रा से, और आगे जो जुड़ी वो आपके स्टर्नम से। किसकी बात चल रही है यार? रिब्स की। ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और यहाँ आगे जुड़ी, तो ये होती है बेटा 7। 3 ऐसी होती है जो वर्टिब्रा से जुड़ती है और आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, ऊपर वाली रिब से जुड़ती हैं कार्टिलेज के द्वारा। ये बात हमने पढ़ी, तो उसको बोल दिया वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल। ये बात भी सही है। और 2 पेयर्स केवल वर्टिब्रल होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी 2 बे केवल नीचे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ेंगी, आगे किसी चीज से नहीं जुड़ेंगी। इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब के बारे में बात कर रही है। ये आपकी एक साइड में 12 होगी, तो बेटा पेयर कितने हो गए? ये आपके 24। और इसी चीज को क्या बोला जाता है? इसी चीज को बोलते हैं कि ये आपका जो है वो 24 रिब्स होती हैं। यानी ये बात बिल्कुल सही है। 8th, 9th और 10th जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती है। नहीं बेटा, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, ये आपकी ऊपर वाली रिब्स होती है। ये पोर्शन है गलत। 11th जो 12th है वो स्टर्नम से जुड़ती है। नहीं बेटा, 11, 12 तो फ्लोटिंग रिब्स होती है, वो हमने देखा वहां पे फ्लोटिंग होती है। ईच रिब इज फ्लैट थिन बोन एंड ऑल रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम।
फ्लैट होती है, समझ में आता है, चलो कर्व्ड होती है, थोड़ी सी राउंड करती हुई होती है, पर ये हर कोई स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है। यानी ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत। जब ये स्टेटमेंट गलत तो आपकी ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी किसका ऑप्शन है? ये आपका ग्लेनॉइड कैविटी। तो आपको साफ साफ पता है, मैंने अभी बताया आपको, स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला और जो ह्यूमरस होता है, स्कैपुला और ह्यूमरस को कनेक्ट करने के लिए जो कैविटी थी, अभी अभी बताई थी मैंने आपको। मैंने बताया था इस तरीके से, ये आपका स्कैपुला है, यहाँ पे ये ग्लेनॉइड कैविटी है, इसके अंदर हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस आएगा और ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका ये कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात बच्चे किसी को? ठीक है, ठीक है बच्चे, आइए आगे। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पार्ट आर करेक्टली मैच्ड विद देयर रेस्पेक्टिव इंक्लूजन स्केलेटन करेंगे, 1 पेयर इज नॉट मैच्ड। जो मैच नहीं, अच्छा 3 इसमें मैच करते हैं और 2 मैच नहीं करते हैं। स्टर्नम और रिब्स एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ये बीच के सेंट्रल पार्ट है। ये इसमें एक्सियल में क्या आता है? हमारा स्कल आता है, ये स्टर्नम आता है, ये रिब्स आती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम आता है, ये स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, यानी ये बिल्कुल मैच करता है। क्लेविकल एंड ग्लेनॉइड कैविटी, पेल्विक गर्डल, बेटा क्लेविकल आपका जो था वो ये था, आपका ग्लेनॉइड कैविटी यहाँ था, और पेल्विक गर्डल मतलब ये वाला हिस्सा जो हिप वाला एरिया होता है। क्या ये उससे मैच करता है? बेटा ये मैच तो नहीं कर रहा है। ह्यूमरस और अल्ना अपेंडिकुलर बोन्स है, ये बात समझ में आती है। ये ह्यूमरस है और ये अल्ना अपेंडिकुलर मतलब जो एक्सट्रीमिटीज की होती हैं, जो बाहर साइड में निकली हुई होती हैं। ये हो गई हाथ की, पैर की, ये एक्सट्रीमिटीज की कहलाती हैं, यानी अपेंडिकुलर। तो ये बात तो बिल्कुल मैच हो रही है आपकी। और मेलियस और स्टेपिस ये कानों की, तो ये कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये भी मैच कर रहा है। जो मैच नहीं कर रहा है वो कौन सा है बेटा? बी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर? 3 टाइप की डायबिटीज होती है, करेक्ट किसने बताया है वो बताना है इसके अंदर, है ना, कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। इसने बोला कि 3 टाइप की डायबिटीज होती है, नहीं बेटा 2 टाइप की होती है आपकी। एक इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, एक मतलब जो होती है जो आपकी इंसुलिन के ऊपर होती है, और एक होती है जो ओरल मेडिसिन के ऊपर होती है ना, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस ऐसे बोलते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा 8 होती है, नहीं बेटा 7 होती है, ये 2 होती है टाइप्स, ये होती है 7। फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस 4 होती है, यस 2 एक साइड होती है, 2 एक साइड होती है, 11 12 तो ये 4 होती है, ये तक तो मैच हो रहा है। अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन 16, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आपका होगा उसके अंदर जो है वो काउंटिंग्स बढ़ती हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स बहुत अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर समझेंगे। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो ये भी आंसर गलत है। कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ बेटा। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? क्या ठीक है? कॉलर बोन, कॉलर बोन मतलब हमारी क्लेविकल 3 पेयर में होती है, नहीं बेटा ये 2 पेयर में होती है। सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर में होती है, नहीं बेटा ये 3 होती है पेयर में, 3 है ना। सबलिंगुअल होती है, सब मैंडिबुलर होता है, सब इस तरीके से 3 टाइप की होती हैं। पैरोटिड होती है, एक सबलिंगुअल होती है, एक सब मैंडिबुलर होती है। तो ये 3 टाइप की होती हैं आपकी। इसने बोला है कि ये 2 होती हैं, नहीं 1 होती, तो ये गलत है। क्रेनियल नर्व्स आपकी 10 होती है, नहीं बेटा 10 नहीं होती है, 12 पेयर में होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वो आपकी 2 पेयर में होती हैं, यस ये 2 और 2 मिलाकर 4 होती हैं, यानी ये आंसर बिल्कुल ठीक है। सही है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को? मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ रही हैं आपको। अब बात करते हैं हम जरा जॉइंट्स को लेके बेटा, है ना, जॉइंट्स को लेके। जॉइंट्स देखो बेटा, पहले मोटे मोटे जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जॉइंट्स क्या होता है बेटा? जॉइंट्स होता है आर्टिकुलेशन ऑफ 2 बोन्स, आर्टिकुलेशन ऑफ 2 बोन्स। अब आर्टिकुलेशन ऑफ 2 बोन्स का क्या मतलब है? आर्टिकुलेशन ऑफ 2 बोन्स का मतलब यह है कि इसमें 2 बोन्स आपस में जुड़ रही होती हैं। अब ये 2 बोन्स अगर बहुत ही फर्मली जुड़ी हुई हैं तो इसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, जो आपके बना देते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, जो मूव नहीं करते हैं। जैसे आपके दिमाग के सूचर्स, जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, ये खोपड़ी कभी मूव नहीं करती, तो ये हो गया आपकी फ्लोटिंग बोन्स, फ्लोटिंग बोल रहा हूँ, फाइब्रस बोन्स। दूसरा आपका जो होता है, तबीयत खराब है ना,
तो तबीयत खराब में ऐसे ही होता है, पर अब क्या करें, रेस्ट भी अभी नहीं दे सकते। तो मुंह भी चिपक रहा है, अजीब सा थोड़ा सा हो रहा है, थकावट तो है ही, फीवर भी है, जुकाम भी है, आवाज में बदलाव दिख ही रहा होगा आपको। पर कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल करेंगे। दूसरा आता है बेटा हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो थोड़े बहुत मूव करते हैं, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो होते हैं जो बेटा कार्टिलेज, एक साइड बोन होती है, एक साइड कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, कार्टिलेजनस जॉइंट्स होते हैं, थोड़े थोड़े मूव करते हैं, जैसे हमारी रिब्स का हो गया, हमारे वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तीसरा जो हमारा प्रेजेंट होता है बेटा, तीसरा जो हमारा रहता है बेटा, वो क्या होता है, वो तीसरा वाला हमारा जो कहलाता है उसको बोलते हैं हम हाईली मूवेबल जॉइंट्स। ये जो हाईली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, इसलिए हम इसको साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है ना बेटा, ये तो हमारे कंधे का हो गया, शोल्डर हो गया हमारा, ये हमारे हिप का हो गया, ये हमारी एल्बो हो गई, रिस्ट हो गई, ये सब। और इनके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं, इसके टाइप होते हैं, हम पढ़ते हैं बेटा बॉल एंड सॉकेट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, एलिप्सॉइड, सैडल। ठीक है ना, इस तरीके से इसके नाम आते हैं। तो ये इसके होते हैं ना। साइनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि बेटा आपका जो जॉइंट है, मान लो ये एक हड्डी है आपकी और एक ये नीचे दूसरी हड्डी है, दोनों के बीच में अगर हम देखें यहाँ पे फ्लूइड पाया जाएगा, ये फ्लूइड कहलाएगा साइनोवियल फ्लूइड, जो कि इसकी मूवमेंट को बहुत फ्री कर देता है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? तो अब जरा इसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं, जरा समझते हैं। इसने बोला है मैच करना है आपका जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। बेटा देखो, ह्यूमरस और पेक्टोरल गटर ये बहुत ज्यादा मूव करता है, ठीक है ना, ये आपका बहुत ज्यादा मूव करता है। जो बहुत ज्यादा मूव करे वो होता है आपका ये बॉल एंड सॉकेट, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बॉल हो गई, उसके मतलब ऐसे सॉकेट हो गया, उसके अंदर जाके बॉल ऐसे फिट बैठ जाता है और ऐसे मूव कर जाता है। कोई दिक्कत? यानी पहले का आंसर हो गया 2। अब पहले का आंसर 2 है तो इसका मतलब या तो आंसर ए है और या तो आंसर डी है। अब बी डिसाइड कर देगा। नी जॉइंट क्या होता है बेटा? नी जॉइंट अगर देखा जाए तो जो नी जॉइंट होता है ना आपका, नी जॉइंट ये एक प्रकार का हिंज जॉइंट होता है। अब हिंज जॉइंट क्या होता है बेटा? हिंज जॉइंट होता है ऐसे जॉइंट जो यूनिलेटरल डायरेक्शन मूवमेंट करे। ये ऐसे ऐसे, भाई ये मेरा हाथ है, ये भी है ना, ये ऐसे तो हो जाएगा, क्या इधर पीछे जा सकता है? ऐसे मेरे जो नी जॉइंट है वो स्ट्रेट तो ऐसे पीछे को तो मुड़ जाएगा, क्या वो सीधा होने के बाद ऐसे ऊपर को आ जाएगा? पैर नहीं आ सकता। ये जो यूनि डायरेक्शन वाली मूवमेंट वाला होता है वो ये होता है, यानी आपका आंसर ये ए हो जाएगा। पर फिर भी हम आगे मैच कर लेते हैं। एटलस और एक्सिस, बेटा ये जॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एटलस और एक्सिस होता है आपका पाइवट जॉइंट। एटलस और एक्सिस का जो जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट। एटलस एक्सिस कैसा होता है? वैसे ऐसा कर्व होता है, पूरा फ्रीली मूव करे ऐसा, तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट। एक डायरेक्शन में जाके थोड़ा सा, एक डायरेक्शन फिर इतना, फिर एक डायरेक्शन इतना, ये होता है पाइवट जॉइंट। ठीक है बेटा, सही है। तो ये आपका पाइवट जॉइंट हो गया। और आपका जो जॉइंट बिटवीन कार्पल्स होता है, ये कौन से होते हैं? ग्लाइडिंग। और ग्लाइडिंग कौन से होते हैं बेटा? जो एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस ऐसे रखी हुई होती है, तो एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी, ये जो मूवमेंट है, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो होती है ये होती है ग्लाइडिंग। तो आपका आंसर हो गया ए। क्लियर है बच्चे? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल तो आप समझाने की कोशिश करिए। पाइवट क्या हो गया? ऐसे करके एक डायरेक्शन में मूव करेगा ये आपका। कंडलोइड क्या होता है? एक ये ऊपर ऐसे फूले हुए से पोर्शंस होते हैं और ये पूरी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये सॉकेट है, सॉकेट के अंदर बॉल डाल दो, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा दो, ये हो गया बॉल एंड सॉकेट। सैडल क्या हो गया? आपको दिख रहा है एक सरफेस है ऐसी, उसके ऊपर दूसरी सरफेस, अब ये इतना इतना मूव करेगा, ये हो गया आपका सैडल। हिंज जॉइंट मैंने बताया जो यूनि डायरेक्शन हो, एक डायरेक्शन में इतना मूव करेगा, फिर रुक जाएगा, मूव करेगा, रुक जाएगा, जैसे ये, बस ये एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये डायग्राम से कुछ मैंने समझाने की कोशिश करी है कि शायद आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है बेटा, आइए बच्चे आगे। तो यही बात जो मैंने अभी अभी बताई आपको, उसी का ही अब अगला टॉपिक है ये हमारा, ये है हमारा, इसको मैच करना है आपको। तो फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं बेटा? जो कभी भी मूव नहीं करते, अभी अभी बताया मैंने आपको। कार्टिलेजनस जॉइंट कौन से होते हैं बेटा? जो आपके लिमिटेड मूवमेंट वाले होते हैं, मैंने कहा था वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स के बारे में। हिंज जॉइंट कौन सी होती है बेटा? आपका हिंज जॉइंट होती है आपकी जो नी के अंदर होती है, ये बात मैंने क्लियरली समझाई, जो एक तरफ की मूवमेंट करेगी, एक तरफ नहीं करेगी। और बॉल एंड सॉकेट कौन सी होती है बेटा? जो आपका ह्यूमरस का होता है, पेक्टोरल गर्डल यहाँ का होता है, फ्रीली मूवमेंट करता है। यानी आपका आंसर क्या हो गया? 3 1 4 2। मैच कर लो, 3 1 4 2 कहीं दिखा है?
3142 ये रहा बेटा, ये डी आपका आंसर। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है ना? ये नाम कुछ जॉइंट के याद रखना, डायग्राम से समझाने की कोशिश करिए, जॉइंट्स पर क्वेश्चन जरूर फंसेगा बेटा, जरूर। चलिए अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। इसने बोला बेटा स्कैपुला, स्कैपुला कौन सी होती है? जो हमारी ये ट्रायंगुलर बोन होती है, ये वाली हमारी स्कैपुला होती है, सबको पता है बेटा। क्रेनियम जो होता है वो क्या होता है? ये फाइब्रस जॉइंट से जुड़ा होता है, ये कभी मूव नहीं करता। स्टर्नम कौन सी होती है? ये हमारी फ्लैट बोन होती है, यहाँ की सामने की बोन होती है, ये आपकी स्टर्नम कहलाती है। तो ये हो गया आपका। और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज से बने होते हैं, थोड़े मूव करते हैं। यानी क्या हो गया बेटा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यही रहा बेटा स्टार्टिंग में ऑप्शन। सब समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चे? चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सेम टू सेम आ गया हमारा। अब ये एग्जांपल हमें याद करने हैं। पहला आ रहा है आपका ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जो था वो आपका एटलस एक्सिस में ग्लाइडिंग थोड़ी ना होता है, अभी तो बताया मैंने आपके। ये कार्पस जो आपके बताए थे ना, कार्पस के ऊपर ये रखे हो तो वो ग्लाइडिंग होती है। ठीक है। दूसरा आपका हो गया आपका हिंज जॉइंट, जो ह्यूमरस और अल्ना, ये तो मैच कर ही गया। पाइवट वाला अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि पाइवट वाला जो होता है ये हमारा एटलस एक्सिस के बीच का होगा, ये एटलस एक्सिस का। और जो सैडल जॉइंट होता है आपका, वो आपका कार्पस और मेटाकार्पस, कार्पस मेटाकार्पस, सरफेस के ऊपर सरफेस, अभी बताया था आपको। ये आपका मैच हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया बेटा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 4 2, ये रहा। ठीक है बेटा? ऑप्शन के लिए देखो एग्जाम्पल तो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मतलब समझा सकता हूं कि हिंज का डायग्राम कैसा होता है, पाइवट का कैसा होता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। पर ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इस हड्डी का ऐसा होता है आपका स्ट्रक्चर, ऐसा इसका जॉइंट। सही है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये मैच करना है फिर से, और आपको ये बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। कार्टिलेजनस जॉइंट होता है हमारा फ्रंटल और पैराइटल। कार्टिलेज नहीं बेटा, ये फाइब्रस होता है, ये गलत है। पाइवट जॉइंट होता है आपका थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में। नहीं बेटा, सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में पाइवट जॉइंट नहीं होता है, ये तो आपका हाईली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, है ना। जबकि जो ये होता है ये तो कम मूव करता है, ये कार्टिलेजनस, ये सेमी मूवेबल या कार्टिलेजनस जॉइंट्स होते हैं। सही है ना? तो इनको कार्टिलेजनस कहते हैं। ये तो हाईली मूवेबल वाला साइनेबल का टाइप हो गया, तो ये तो आंसर ही गलत हो गया आपका। हिंज जॉइंट आपका ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच का बेटा ये हिंज नहीं होता, ये बॉल एंड सॉकेट होता है। सही है ना? ये बॉल एंड सॉकेट, ये भी गलत है। ग्लाइडिंग बिटवीन कार्पस, यस, सरफेस पे सरफेस रखते चले जाओ, ये होता है, ये ग्लाइडिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी आपका आंसर यही हो जाएगा। सही है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केल। सही कौन सा है वो बताना है। पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, ये फाइब्रस से जुड़ी होती है। पैराइटल देखो, ये होती है फ्रंटल, ये होती है पैराइटल, ये फ्रंटल, ये पैराइटल, ये यहाँ पे नीचे साइड में अगर आ जाओ टेम्पल, कनपट्टी के पास में टेम्पोरल, और पीछे होती है ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटल, पैराइटल, इधर टेम्पोरल, पीछे ऑक्सीपिटल, ये स्कल की बोन और आपस में किससे जुड़ी होती है? फाइब्रस जॉइंट से। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा एक्सिस है विच आर्टिकुलेट विद ऑक्सीपिटल कंडाइल, ऑक्सीपिटल कंडाइल से फर्स्ट वर्टिब्रा आर्टिकुलेट करती है बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? मतलब होता है, ये जो जॉइंट होता है आपका वो डाइकंडाइलिक स्कल होता है, नीचे दो कंडाइल्स होते हैं, जो हमारी पहली वर्टिब्रा होती है जिसका नाम एटलस होता है। ठीक है ना? इसने क्या बोला? फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम एक्सिस, एक्सिस होती है बेटा सेकंड। तो होता सही ये है कि ये एटलस पहली वाली फर्स्ट वर्टिब्रा से, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है हमारी एटलस, वो हमारी ऑक्सीपिटल बोन की कंडाइल से जुड़ती है और ऑक्सीपिटो एटलस जॉइंट बनाती है, यानी कि स्कल का और वर्टिब्रल कॉलम का जॉइंट बनाती है। ये बात तो सही थी, पर यहां पे नाम एक्सिस लिख दिया इसलिए गलत हो गया। दूसरा बेटा 9th और 10th जो होती है बेटा वो फ्लोटिंग होती है। नहीं बेटा, 11th 12th फ्लोटिंग होती है। ग्लेनॉइड कैविटी ये डिप्रेशन होता है और ये थाई का होता है। नहीं बेटा, ग्लेनॉइड कैविटी यहाँ शोल्डर का होता है। तो ये आंसर को ऑप्शन भी गलत। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा बेटा? ए। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है बेटा? हर एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा हूं तो समझना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है? ए माइस्थेनिया ग्रेविस, यस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन होते हैं?
जो आपके जो बेसिकली आपके नेक्स्ट जनरेशन मतलब आपके अंदर जब डेवलप होगा तो कोई ना कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी की वजह से डेवलप होगा, इम्यूनिटी की वजह से डेवलप होगा, उसमें वीक हो जाएगा, जेनेटिक डिफॉर्मिटी आएगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी ट्रांसफर हो सकता है, इसका कोई पैथोजन नहीं होता है, ठीक है ना। रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी आपका होता है, ये आपका गाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होती है, और सिस्टमिक लुपिस एरिथ्रोमेटोसिस, ये एरिथ्रोमेटोसस ये भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका बेटा लुपस फॉर्मेशन होता है, कुछ ब्लिस्टर से बन जाते हैं आपके। तो आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपका कि माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है ना। गाउट में और इनमें नहीं लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और ई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी और ई, ए बी और ई, यानी बी इसका ऑप्शन। क्लियर है बेटा। अगले क्वेश्चन पर आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, करेक्ट मैच क्या है। आर्थराइटिस में स्वेलिंग हो जाती है, बिल्कुल सही है। टेटनी में हाई कैल्शियम लेवल हो जाता है, कॉज रैपिड माइग्रेन, नहीं बेटा उसके अंदर लो हो जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर है, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटन मसल होता है बेटा, इसके अंदर जॉइंट्स में जो कनेक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वहां पर आता है। और मस्कुलर डिसऑर्डर जो है बेटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, स्केलेटन वीकनेस तो आती है पर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपकी है इनमें से देखा जाए, इज अ इनहेरिटेड, इनहेरिटेड बोटुलिज्म नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड ये है, इनहेरिटेड तो फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया ना, ये तो इम्यूनिटी वाला हो गया, ऑटो इम्यून जा भी सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, नहीं भी जा सकता, ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ये आपका टेटनी और ये बोटुलिज्म, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा किसी को। देखो अब मेरी बात सुनो, थोड़ी सी कंफ्यूजन तुम्हें क्या हो रही होगी, मैं क्लियर कर देता हूं तुमको थोड़ा सा, फिर आप बोलोगे कि भैया ये ऐसे कैसे। यहां पर देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, इसके लिए इन्होंने क्या वर्ड बोला है, इन्होंने बोला ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो है ये, लेकिन ये इम्यूनिटी पे फर्क खुद करके अपने आप हो जाए ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। माइस्थेनिया ग्रेविस को जेनेटिक डिसऑर्डर बोला है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ट्रांसफर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर ये ऑटो इम्यून जरूर है। तो इसको और इससे कंफ्यूज मत करना, ये ऑटो इम्यून है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यही चीज यहां पर मैच करवाई, ये जेनेटिक डिसऑर्डर बोला है इसने, इनहेरिटेड मतलब जेनेटिक, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक है, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ये आपका है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अगर हम बात करें, ये एज रिलेटेड बीमारी है, इसमें जो आपकी स्केलेटल मसल होती है बेटा वो वीक होती चली जाती है, तो इसने बोला है कि ये आपका बीमारी में क्या होगा, इम्यून डिसऑर्डर है बेटा, नहीं इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, इसमें हार्मोन्स फैक्टर होते हैं, इम्यून का कोई लेना देना नहीं है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, नहीं बेटा कंसंट्रेशन लो हो जाती है। हार्मोन देखो ये रीजन आ गया, फीमेल के अंदर बहुत कॉमन रीजन है ऑस्टियोपोरोसिस का, कि एस्ट्रोजन लेवल डाउन चला जाता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन रुक जाता है और बोन्स उनकी वीक पड़ जाती है। अभी तक तो ये ठीक लग रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, नहीं बेटा यूरिक एसिड का लेना देना गाउट से होता है, यानी आपका आंसर सी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर, फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन माइस्थेनिया ग्रेविस फॉलोड नॉर्मल स्वेलिंग। बिल्कुल सही बात है, माइस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इश्यू आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन जॉइंट्स कॉज देयर स्वेलिंग, यूरिया और क्रिएटिनिन से नहीं होता, यूरिक एसिड से होता है, यानी ये ऑप्शन गलत है। ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, बेटा ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कैल्शियम का कम होता चला जाना, विटामिन डी तो एब्जॉर्प्शन में बढ़ाएगा, जब बढ़ाएगा तो ये गलत कैसे, ये ऑस्टियोपोरोसिस कैसे करा देगा, यानी तो फेवर करेगा ना, ये तो गलत हो गया। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉज, बेटा मसल डिस्ट्रॉफी, नहीं बेटा कॉन्ट्रैक्शन का कोई लेना देना, मसल डिस्ट्रॉफी में तो मसल की थिकनिंग होती ली जाती है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो आपका कमजोर होती है, मसल जैसे पोलियो में होती है, वो होती है आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसका कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन समझ में आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, और ये क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैंने अभी बताया था आपको,
ये जो कैल्शियम होता है वो स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों बेटा? क्योंकि इट बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑन एक्शन फॉर मायोसिन। ट्रोपोनिन जो है वो रिमूवल ऑफ मास्किंग करता है, यहां तक तो ठीक है आपका। ये एक्टिन पर होता है, मायोसिन पर। कुछ ऑप्शन तक तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये क्या करता है? मायोसिन एटीपीएस को बाइंड करता है टू इट। यहां तक भी ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है बेटा। डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन, डिटैच नहीं करता है। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन एंड क्रॉस ब्रिज, नहीं बेटा, ये तो क्रॉस ब्रिज को करवाने के लिए जरूरी है, ये प्रिवेंट नहीं करता, ये करवाता है। यानी ये दो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन ये दो स्टेटमेंट सही है बेटा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो आप कोई सा भी टिक मारोगे ठीक है, पर आप ये देख लो क्या दोनों इक्वली इक्विवेलेंट है। अगर एक ज्यादा ठीक है और एक थोड़ा कम ठीक है तो फिर ज्यादा ठीक वाला आंसर होता है। अगर मैं इस पे ध्यान दूं आपका, तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि ट्रोपोनिन जो है टू रिमूव द मास्किंग, ये बेटा ट्रोपोनिन को मास्किंग को, एक्टिव साइड जो होती है उसकी मास्किंग को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, मायोसिन के लिए, मायोसिन के लिए करता है। लेकिन मायोसिन का भी रोल तो है ना भाई, ये तो सिर्फ गया और एक्टिन पर काम करना, मायोसिन पे तो कोई दूसरा काम करेगा ना, तो इसने एक्टिन पर काम करा। यहां तक कहानी समझ में? दूसरा जब कैल्शियम जाएगा तो वो मायोसिन के लिए एटीपीएस को एक्टिवेट करेगा ताकि वो उठे और उठकर इसके साथ जो है मिल जाए। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? तो कैल्शियम रिमूव होगा, ये बात समझ में आ रही है, पर इसको उठने में भी तो हेल्प करेगा। जब तक ये उठेगा नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसने बोला है भाई। एक्टिन हट गया, एक्टिन से ट्रोपोनिन हट गया, रिमूवल ऑफ मास्किंग हो गया, जब तक मायोसिन नहीं जुड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? इसलिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? मायोसिन को उठकर इसको स्लाइड करवाना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। समझ में आया? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन वर्ड उसने यूज किया है, कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन के बगैर नहीं हो सकता। तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट बताए हैं वो आप दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।